नंबर 3 पार्ट है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अथॉरिटी को हमने पढ़ लिया है, अब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड मे बाय एन ऑर्डर द अथॉरिटी क्या करेगी, मे बाय एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट करेगी डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड को। इसके चेयरपर्सन डीसी होंगे और मेंबर्स देखने कौन कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और बाकी डिपार्टमेंट्स के सीईओज वगैरह, और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये दोनों होंगे। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस बोर्ड के सेक्रेटरी होंगे। और इसके अलावा अगर कोई एक्सपर्ट बुलाया जाना ज़रूरी है तो वो भी इसमें अपॉइंट किया जाएगा। द बोर्ड शेल बी हाउस्ड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसका जो होगा डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो ऑफिस होगा वहाँ पे। द बोर्ड शेल मीट एट सच डेट टाइम, जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा, या फिर जब तक नहीं होता तो फिर अथॉरिटी जिस तरह कहेगी उस वक्त इनकी मीटिंग होगी। द मीटिंग ऑफ बोर्ड शेल बी प्रिजाइडेड ओवर, चेयरपर्सन डीसी होंगे इसके, ठीक है, या फिर उनकी तरफ से जो नॉमिनेट किया जाए बंदा इनमें से। कोरम जो है वो 50% होगा तो मीटिंग होगी, ठीक है। और सेक्रेटरी, जिस तरह प्रोविंशियल लेवल पे सेक्रेटरी ऑफ पीरा अथॉरिटी डीजी साहब हैं तो वो कॉल करते हैं, तो यहाँ पर सेक्रेटरी साहब जो हैं वो एडीसीजी होते हैं, ठीक है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, तो वो कॉल करते हैं मीटिंग, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीसी मीटिंग हो रही है। अगर वोट बराबर हो गए हैं दोनों अतराफ में तो जो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं और मेजॉरिटी के लिहाज से डिसीजंस होंगे। दूसरी बात, अगर कोई वैकेंसी खाली है बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, तो उस वजह से जो फैसला है वो इनवैलिड करार नहीं पाएगा। द सेक्रेटरी जो है वो जिस तरह द सेक्रेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटेरियल फंक्शन एंड प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल सपोर्ट टू द ब्रांच। ये सेक्रेटरी वो हैं, ये सेक्रेटरी हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एडीसीजी। यहाँ पे लिखा हुआ द सेक्रेटरी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटेरियल फंक्शंस एंड प्रोवाइडिंग सेक्रेटरी, तो यहाँ पे भी ये जो सेक्रेटरी साहब हैं ये सेक्रेटेरियल फंक्शनिंग जो है या ऊपर कोऑर्डिनेशन वगैरह है अथॉरिटी से, वो यही करेंगे। द सेक्रेटरी शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज आर मेंशन्ड इन द एक्ट और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और डेलीगेटेड टू हिम बाय द बोर्ड। तो बोर्ड जो उनको पावर्स देगा उसके मुताबिक फंक्शन कर सकेंगे। कमिटीज़ देख लेते हैं। द बोर्ड में कंस्टिट्यूट सच कमिटीज़ एज मे बी डीम, ये बोर्ड भी कमेटी बनाता है, अथॉरिटी भी कमेटियाँ बनाती है, ठीक है। अब बोर्ड की बारी है कमेटियाँ बनाने की। तो इस एक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए कमेटीज़ जो है बन सकती हैं, और वो कमेटीज़ जो हैं इस एक्ट और 5 शेड्यूल लाज के मुताबिक जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अपनी पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड, अब बोर्ड की कुछ पावर्स हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम जो भी इसमें बनाए गए, या फिर जब तक नहीं बने तो अथॉरिटी जिस तरह कहती है, द बोर्ड में एक्सरसाइज such powers and take such measures as may be necessary for carrying out the purpose of this act without prejudice to the generality। generality क्या होता है? अवाम। generality यानी अवाम के साथ तासुब के अलावा ये वाले एक्ट होंगे, ये भी उसी तरह निगरानी करेंगे, मॉनिटर करेंगे गाइडलाइन अथॉरिटी के लिहाज से। अब थोड़ा सा फ़र्क समझते जाना, अथॉरिटी खुद फैसला करती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है ऊपर से जो हिदायत आती है उनके हिसाब से चलता है। अब इन्होंने अगले जो यूनिट्स हैं उनको, सब यूनिट्स जो हैं उनको इन्होंने मॉनिटर करना, सुपरवाइज़ करना है, मॉनिटर करना है इन्फोर्समेंट ऑफ स्टेशंस को। फिर उसके बाद सिचुएशनल असेसमेंट ये करेंगे अपने निचले सारे झैली जितने मुलाजमीन हैं उनकी। टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स लेंगे शेड्यूल लाज को और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में। रिकमेंड करेंगे बजट वगैरह, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो ये भी अपने तई, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल के बजट की ये बात करेंगे। अथॉरिटी जब बात करेगी तो वो पूरे प्रोविंस के बजट की बात करेगी।
ये सीक रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसर्न क्वार्टर फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए रिपोर्ट्स भी रिसीव करेगी। पर्पस ऑफ आर सेंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब, पेमेंट या रिवार्ड वगैरह ये अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऊपर से हिदायत आती हैं उसके लिहाज से ये आगे डिटर्मिनेशन करेंगे। सच अदर फंक्शंस एंड एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी असाइन टू इट बाय द अथॉरिटी। ये अथॉरिटी वो वाली अथॉरिटी ऊपर जिसकी हेड चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। अब डीसी साहब के इख्तियारात देख लेते हैं। अब ये देखें इख्तियारात में थोड़ा थोड़ा आगे से आगे ना लिमिटेशन आती जाएंगी, होंगे मिलते जुलते ही। अब देखें जो अथॉरिटी है वो चीज़ों वो इख्तियारात या पॉलिसीज़ को बनाती है। अब जो डीसी साहब हैं उनके पास एग्जीक्यूट करने वाली बात आ गई। मॉनिटर, अब इन्होंने मॉनिटर अपना ही डिस्ट्रिक्ट करना ना, किसी दूसरे में तो नहीं जा सकते। अब ये लिमिटेशन है लेकिन चीज़ें उसी तरह की चलती जाएंगी। ये परफॉर्मेंस एंड रिव्यूज़, ठीक है, ये भी सीख रिपोर्ट्स, ऊपर बोर्ड की बात हो रही थी। बोर्ड सारे की भी कुछ अथॉरिटी हैं और डीसी साहब की अलग से भी कुछ अथॉरिटीज़ हैं। ये इनिशिएट एंड कंडक्ट सच इंक्वायरी बाई हिमसेल्फ, और या फिर किसी को नॉमिनेट करेंगे जो इस शेड्यूल लाज के लिहाज से ज़रूरी है। प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन रिक्वेजिशन, ये जब इन्फोर्समेंट स्टेशन से कोई रिक्वेजिशन आती है तो ये हेल्प करेंगे। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस ऑन कंप्लेंट, तो ये रिड्रेसल ग्रीवेंस कमिश्नर भी हैं, ठीक है, किसी एम्प्लॉई ने किसी के साथ ज्यादती कर दी है तो डिसाइड द रेफरेंस सेंट बाय द हियरिंग ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर ने जो रिपोर्ट भेजी है डीसी साहब को उसके ऊपर ये डिसाइड करेंगे। एडमिनिस्टर द एनफोर्समेंट स्टेशंस एंड एम्प्लॉयज़ इन द डिस्ट्रिक्ट, तो उस सब सारी चीज़ को भी इन्होंने ही एडमिनिस्टर करना है, एनफोर्समेंट स्टेशंस को और एम्प्लॉयज़ की आगे पीछे जो ड्यूटीज़ हैं। एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी एंसिलरी, जो इससे मुतल्लिका अजाफी जो मामलात हैं शेड्यूल लाज में या इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से उनको भी डीसी साहब खुद देखेंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो इन्फोर्समेंट बोर्ड है उसके चेयरपर्सन है। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं। चलें नेक्स्ट है चैप्टर 4, हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर बहुत सादगी से समझना है कि जो रिपोर्ट आती है किस किस किस्म की रिपोर्ट पर हियरिंग करनी है, अथॉरिटी क्या क्या है इनकी, और अथॉरिटी के बाद जो फैसला देना है, जो डिसीजन देना है इन्होंने, उसमें किस किस फैक्टर को जो है वो देखा जाएगा। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी। हियरिंग ऑफिसर, आपको लगेगा हियरिंग ऑफिसर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, उसके उनके जो इख्तियारात हैं उनको हमने 3 में डिवाइड कर दिया। पहला तो रीज़न क्या होगी जो इनके पास आएगी इंक्वायरी, और फिर इनकी अथॉरिटी क्या होगी, और फिर ये डिसीजन के टाइम पे फैक्टर कौन कौन सा देखेंगे। द अथॉरिटी शैल अपॉइंट, अथॉरिटी ने, वो हम कह रहे थे ना 16 में हियरिंग ऑफिसर है, अपॉइंट और अथोराइज्ड एन ऑफिसर ऑफ पीएएस या फिर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस हो गए 16 और अबव इन द सब डिवीजन एज द हियरिंग ऑफिसर लगा सकती है अथॉरिटी, हु शैल बी कॉम्पिटेंट टू हियर एंड डिसाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर कोई शिकायत आती हैं उनको इन्होंने सुनना है। एनी ऑफेंडर, ये कौन कौन सी शिकायत आ सकती है, मैंने कहा था ना हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एनी कौन कौन सी शिकायत अगेंस्ट द फाइन इम्पोज्ड, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने फाइन लगाया है। आगे जब हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फाइन लगाने की अथॉरिटी भी पढ़ा दूंगा इनकी। अगेंस्ट द फाइन इम्पोज्ड बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, या फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल, कोई चीज़ जो है जब्त की गई है, सीलिंग की गई है किसी प्रेमिसेस की, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट या पब्लिक न्यूसेंस के लिहाज से कोई चीज़ हटा दी गई है तो उसकी शिकायत लेकर कोई आ सकता है, या इससे मुतल्लिका कोई भी मामला आएगा। तो फिर द फाइलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। अब द पावर्स ऑफ द हियरिंग ऑफिसर कौन कौन सी होंगी।
डिटर्मिन वेदर द ऑफेंस अकर्ड, जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, और अगर जुर्म हुआ है तो फाइन जो लगा है वो रीजनेबल है या नहीं, अगर एडिशनल फाइन ज़रूरी है तो वो भी लगाएंगे, अगर फाइन गलती से लग गया है, बाद में साबित हुआ बंदे ने जुर्म नहीं किया तो फाइन रिफंड करवा देंगे। इम्पोज फाइन इन केस ऑफ अमाउंट ऑफ फाइन प्रपोज्ड बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर एक्स, अगर वो कहें कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहें कि मेरी लिमिट में इतना आता है, बाकी रिपोर्ट भेज दें कि और भी जुर्म इसने किए हैं, उस लिहाज से नया फ़ाइन इम्पोज भी किया जा सकता है। यहाँ एडिशनल है, यहाँ नया भी लग सकता है। डिटर्मिन द इन्फोर्समेंट कॉस्ट, वो भी इन्होंने बतानी है, पेनल्टीज़ वगैरह। डिसाइड अबाउट द डिस्पोजल ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल, वो जो उठाई गई रेडियाँ वगैरह हैं उनका डिस्पोजल। और फिर डिसाइड अबाउट द सील्ड प्रेमिसेस, कोई दुकानें सील हुई हैं या कोई जगह। डिसाइड अबाउट द ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल, अगर उनको वो उठाए गए हैं किसी कास्ट की मद में तो उनको हम जो ऑक्शन में भी लेके जाएंगे, ठीक है। डिसाइड अबाउट द मैटर विद रिगार्ड टू इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट के लिहाज से जो मामले हैं उनको भी इन्होंने ही डिसाइड करना है। डिसाइड अबाउट द मैटर विद रिगार्ड टू पब्लिक न्यूसेंस एंड रीजनेबिलिटी ऑफ EPO, एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, ठीक है, बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसकी भी इन्होंने देखना है कि वो किस लिहाज से जारी हुआ है, और अगर वो ठीक था और अगली पार्टी गलत है तो फिर एब्सोलूट ऑर्डर भी ये हियरिंग ऑफिसर ही जारी करेंगे। इशू रिमूवल ऑर्डर, कोई चीज़ कहीं से हटानी है तो भाई हटा दें आप, जो है आपको पहले बताया गया है, अब आप आगे हैं शिकायत लेके, लेकिन आपका वो दुकान या जो इंक्रोचमेंट है, जो भी तजावज़ात हैं उनको उठाने का आर्डर भी यही जारी करेंगे हियरिंग ऑफिसर। गेट सिक्योरिटीज़, अगर कहीं पे किसी से कोई सिक्योरिटी लेनी पड़ती है या बॉन्ड लेना पड़ता है ज़मानत के तौर पर, ठीक है, या फिर विदाउट सिक्योरिटी भी ये कर सकते हैं जिस तरह प्रेस्क्राइब्ड होगा। एनालाइज द रिक्विजिशन सेंट बाय इन्फोर्समेंट स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्टेशन से कोई रिक्विजिशन आती है उसके लिहाज से ये उसको आगे बोर्ड को भेजेंगे। ये रिक्विजिशन वो जराइम से मुतल्लिका नहीं है, कोई स्टाफ चाहिए या कहीं टेबल चेयर चाहिए, वो भी हो सकती है। इंस्पेक्ट एनी साइट और रिकॉर्ड सीक रिपोर्ट्स, या फिर समन करना, अटेंडेंस लेना, वो भी सारा कुछ इंस्पेक्ट एनी साइट वगैरह भी कर सकते हैं, अटेंडेंस वगैरह के लिए समन वगैरह भी जारी करवा सकते हैं। इशू नोटिस टू द ऑफेंडर एंड कंसर्न पर्सन, नोटिस जारी करवाना। और इनिशिएट, कंडक्ट एंड फैसिलिटेट द इंक्वायरीज, इनिशिएट भी कर सकते हैं, कंडक्ट भी करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे अगर ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को कोई चीज़ भेजनी पड़ती है। टेक इनटू अकाउंट एनी मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर, ये देखें किसी मामले को नरम करना या मज़ीद सख्त करना, सज़ा कम करनी या ज़्यादा करनी, वो जो नया फ़ाइन लगाना वो एग्रीवेटिंग हो जाएगा, ये बढ़ाना, और अगर माफ़ करना है या कम करना तो मिटिगेटिंग हो जाएगा। डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाई द ऑफेंडर और एग्रीव्ड पर्सन इन सच मैनर विद इन सच टाइम, जो टाइम बताया गया होगा रूल्स में उसके हिसाब से करना है। रिड्रेस ग्रीवेंस ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाई एनी एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट द, अगर मुलाजम ने किसी के साथ ज़्यादती किया तो उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल भी होगा, यही करेंगे। प्रोवाइड इंटरम रिलीफ टू द एग्रीव्ड पर्सन, फौरी तौर पे अगर कहें किसी आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप मज़ीद हम देखते हैं आपको जो फ़ाइन हुआ है, लेकिन फौरी तौर पर उसकी आर्टिकल को जो है वो छोड़ दिया जाता है, कन्फिस्केशन जो हुई है उसकी कोई जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में दिया जाएगा, फौरी तौर पर रिलीफ भी मिल सकता है। सुपरवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी देखेंगे। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एंड एक्सरसाइज सच अदर पावर्स, जो अथॉरिटी डेलीगेट करेगी। द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए टाइम टू टाइम अथॉरिटी जो भी फैसले करेगी वो आगे इम्प्लीमेंट करवाए जाएंगे। अब तीसरा पोर्शन है कि अगर अब इन्होंने अपनी अथॉरिटी यूज़ कर ली है, जो इनके पास मामला आया, हियरिंग कर ली है, अब इन्होंने डिसीजन देना है। डिसीजन में जो चीज़ें इन अकाउंट की जा सकती हैं या कंसिडर की जा सकती हैं उनको हम देखते हैं।
फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन हियरिंग ऑफिसर शैल कंसिडर एनी एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर, सज़ा को नरम करना है या सख्त करना है, दैट वारंट डिविएशन फ्रॉम द पेनल्टी डिटर्मिन बाय द, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने लगाया है, जो उसके पास इख्तियारात थे, उससे डिविएट हुआ कुछ तो एग्रीवेट भी हो सकता है, मिटिगेट भी हो सकता है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन लिमिटेड टू इन चीज़ें नहीं होंगी, इनके अलावा भी कोई मामला देखा जा सकता है। अब कौन सी चीज़ें मेंशन कर दी हैं? ग्रेविटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस कितना बड़ा है, कितनी देर के लिए हुआ, एनी एफर्ट्स मेड बाय द ऑफेंडर, अपने आप को जो है वो ठीक करने के लिए उसने क्या कोशिश की अब तक, या फिर उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट किया है या नहीं किया, अगर उसने कोई पब्लिक ऑर्डर में या पब्लिक जो अनाउंस की है तो उसमें उसने अब तक क्या बेहतरी लाई है अपने मामलात में, वो भी देखा जाएगा। द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द ऑफेंस ऑन द पब्लिक, देखा जाएगा कि ये जो बंदा काम कर रहा है इसका पब्लिक के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। एनी हैबिचुअल नेचर देखी जाएगी कि अगर बंदा रोज़ ही वहीं पे जो है अपनी दुकान बढ़ा के खड़ा हो जाता है या कोई और इस तरह का मामला है। एनी इंस्टेंसेस इन विच द ऑफेंडर्स हैज़ प्रीवियसली, कुछ ऐसी चीज़ें मिसाल के तौर पर ली जा सकती हैं जिनमें वो इस तरह के जराइम में पहले भी मुलवस रहा है। जेंडर एंड एज भी, अब छोटे बच्चे ने अगर कोई मामला कर दिया तो उसको उस तरह की सज़ा तो नहीं मिलेगी जिस तरह बड़े आदमी को, तो जेंडर एंड एज को भी देखा जाएगा। एनी अदर फैक्टर दैट द हियरिंग ऑफिसर मे डीम फिट, जिस तरह जो है वो मुनासिब समझें, कोई और फैक्टर भी देखा जा सकता है सज़ा के लिहाज से, या उसका डिसाइड करते वक्त कि उसको हम पहले से उसकी जो पनिशमेंट वगैरह या पेनल्टी लगी उसको हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें। ठीक हो गया। अब प्रोसीजर एट हियरिंग क्या होगा? सेव एज मे बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जो बताया गया है। हियरिंग शैल बी कंडक्टेड समरली, समरली क्या होता है? सिर्फ मुख्तसर तौर पर होगी, कानून शहादत यहाँ पे लागू नहीं होगा। आल प्रोसीडिंग में भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे अटेंड द हियरिंग बट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है मे, अब कोई एप्लीकेशन आई है तो अगर तो हियरिंग ऑफिसर बुलाते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी, आप लाजमी आए साथ पार्टी के तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हर पार्टी के साथ पेश हों। रिटन एंड ओरल एविडेंस को भी सबमिट किया जाएगा। शैल बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन एट हियरिंग, शैल बी सबमिटेड, यानी ओरल वगैरह तो होगा ना इंश्योर ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, ये मस्ट होगा, ओरल भी और रिटन भी। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग किस तरह हम करेंगे उसकी? एनी एविडेंस अंडर द एक्ट शैल बी टेकन ऑन ओथ, हलफ के तौर पर बयान लिया जाएगा। एक्सेप्ट एज मे बी अदरवाइज प्रोवाइड, इसके अलावा अगर कोई वैसे कुछ सवालात पूछने हैं तो उसमें तो हर जगह पे वो हल्फन नहीं ना कहेगा। बी रिकॉर्डेड केप्ट एंड मेंटेन इन द प्रेस्क्राइब मैनर, तो इसके अलावा किसी चीज़ को जैसे भी मुनासिब समझा जाएगा रिकॉर्ड में रखा जाएगा। एनी डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड और अथोराइज टू बी फाइल्ड, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है या फाइल करना ज़रूरी है, गिवन आर डिलीवर्ड टू द हियरिंग ऑफिसर अंडर द एक्ट मे बी फाइल्ड, जो ज़रूरी होगा वो दिया जाएगा। गिवन और डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली इन द मैनर एज मे बी, तो इलेक्ट्रॉनिकली जिस तरह चीज़ प्रेस्क्राइब्ड होगी उस तरह वो भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4th पार्ट की तरफ बढ़ेंगे।